तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। तो ये जो जिसको टॉपिक समझ में आएगा नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, तो ही आगे के इवन टॉपिक कई सारे समझ में आने हैं। इवन जो सेकंड यूनिट्स हैं और वो भी इसी पे बेस्ड हैं। ये सब चीज़ें समझ में आएंगी तभी आगे क्लियर होगा, राइट। तो वेव फंक्शन हमें मालूम है कि वेव फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है, किसी पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएटेड है उसका एक ऐसा फंक्शन है, एक ऐसा टर्म है, एक ऐसा फिजिकल टर्म है जो कि पार्टिकल की कंप्लीट क्वांटम डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करता है, राइट। दैट इज द वेव फंक्शन, राइट। सो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन का मीनिंग हुआ कि अब उस वेव फंक्शन को अगर हम किसी उसके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट मीन्स साई स्टार साई, तो ये भी हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि दैट विल गिव यू द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल समवेयर इन द स्पेस, राइट। अगर हम लोग पार्टिकुलर वेव फंक्शन को एक साई कह दें और उसका एक कॉम्प्लेक्स कंजुगेट साई स्टार एक फाइंड आउट कर लें, तो उन दोनों का प्रोडक्ट हमने चेक किए तो दैट इज फाइनाइट वैल्यू। तो यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साई स्टार और साई मतलब साई में वेव फंक्शन जो साई है उसके साथ हम साई स्टार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो पहला इसका आंसर आपको बताना है कि द प्रोडक्ट ऑफ वेव फंक्शन एंड देयर कॉम्प्लेक्स कंजुगेट दैट गिव द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल, राइट। क्योंकि हमें मालूम है कि किसी भी पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी फाइनाइट होती है, दैट इज नॉट इनफाइनाइट, राइट। अगर हमें किसी पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, दैट मीन्स कि उसकी लोकेशन फाइंड आउट करनी है, उसकी एग्जिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो हम ये नहीं कह सकते कि सर ये जो साई है दैट इज ए प्लस आई बी, इस तरह का कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन है और इससे हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। केवल सिंपल साई से प्रोबेबिलिटी पार्टिकल का फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज प्रोबेबिलिटी इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, it is a finite, it is a simple number, it is a digit, right. So किसी भी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी को अगर हमें रियल वैल्यू में किसी फाइनाइट वैल्यू में चेंज करना पड़ेगा तो उससे फिर हमें उसके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी वो क्वांटिटी हमें रियल वैल्यू प्रोवाइड करेगा, राइट। यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज फाइनाइट वैल्यू, ए बी जो कांस्टेंट था उसका कुछ ना कुछ वैल्यू था तो कांस्टेंट रहना है। तो यहाँ पर साई और साई स्टार को हमने प्रोडक्ट इसलिए किया so दैट कि हमें पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी पता लग जाए, राइट। एंड दैट मस्ट बी, दैट शुड बी दैट क्वांटिटी द साई स्टार साई दैट मस्ट बी फाइनाइट। ये भी ध्यान रखिएगा कि प्रोबेबिलिटी 1 से मैक्सिमम नहीं हो सकता है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, किसी भी पार्टिकल की एग्जिस्टेंस की प्रोबेबिलिटी 1 से मैक्सिमम नहीं हो सकती है। मिनिमम आप 0 कह सकते हैं कि पार्टिकल है नहीं भी, या फिर 0 और 1 के इन बिटवीन कह सकते हैं, 1 से नहीं, 1.2 या 1.001 भी नहीं कह सकते हैं, राइट। सो अब इसको इस कॉन्सेप्ट को और भी कन्वीनियंट में हम क्या लिख सकते हैं, इट इज कन्वीनियंट टू रिगार्ड बिकॉज पार्टिकल एग्जिस्ट समवेयर इन द स्पेस। तो स्पेस को हम क्या कह रहे हैं कि उसका लोअर लिमिट -इंफिनिटी, अपर लिमिट पॉजिटिव इंफिनिटी, राइट। ये इस स्पेस में एंड दैट शुड बी इक्वल टू दैट प्रोपोर्शनैलिटी के बदले हम इसको क्या कहते हैं कि दैट शुड बी इक्विवेलेंट टू प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट अ गिवन पॉइंट इन द स्पेस। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है पार्टिकल की, दैट इज 1। तो ये एक प्रॉपर एक इक्वेशन बन गया कि एक पार्टिकुलर, ये जो हमने यहाँ पर साई स्टार साई लिख दिए एंड डी टाउ इज द पार्टिकुलर स्पेस dx dy dz होल स्पेस में उस वेव फंक्शन की जो हमने रियल वैल्यू कैलकुलेट किए एंड दैट मस्ट बी इंटीग्रेटेड, उसकी पार्टिकुलर वैल्यू हमने इंटीग्रेट करके सम करके पूरे स्पेस में कैलकुलेट करिए एंड दैट मस्ट बी इक्विवेलेंट टू, बिकॉज दिस इज अ प्रोबेबिलिटी, और उस प्रोबेबिलिटी को हमने पार्टिकुलर उस स्पेस में उस रीजन में फाइंड आउट कर लिया एंड दैट मस्ट बी इक्विवेलेंट टू 1, राइट। तो ये जो इक्वेशन है, अगर कोई वेव फंक्शन इस इक्वेशन को -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी साई स्टार साई डेटा इज इक्वल टू 1 को सेटिस्फाई करता है,
then that wave function is known as normalized wave function. Then that wave function is called normalized wave function, right? तो सिंपल आपसे पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, तो आप कहोगे कि अगर कोई आपके पास, एक तो हम लोग सिंपल अगर कोई वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोई भी अगर वेव फंक्शन लिख रहे हैं, राइट, तो उसको कह सकते हैं कि दैट इज नॉन नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन का मतलब है कि अगर आप इसमें चेक करोगे वो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, राइट। तो हम लोग एक इसको मैथमेटिकली चेक करते हैं कि किस तरह से हम किसी वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज्ड कह सकते हैं। यहाँ पर एक चीज और आप समझ सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन का मीनिंग हुआ कि दैट मीन्स यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ अ पार्टिकुलर वेव फंक्शन एसोसिएटेड विद द पार्टिकल। किसी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएटेड है, उस वेव के साथ जो पैरामीटर वेरिएबल है दैट इज कॉल्ड वेव फंक्शन, उस वेव फंक्शंस के बारे में अगर इंफॉर्मेशन हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें उस वेव फंक्शन से मिल जाएगी। अगर एक सिंगल इंफॉर्मेशन इवन पता लग जाए, वेव फंक्शन को इवन हम नॉर्मलाइज्ड कर लें, तो कह सकते हैं कि पार्टिकल की हम कई सारे पैरामीटर डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो बेसिकली नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन इज द सॉल्यूशन ऑफ द पार्टिकुलर वेव फंक्शन दैट वाज नॉन नॉर्मलाइज्ड। वो पहले नॉर्मलाइज्ड नहीं था, जब हम उसको नॉर्मलाइज्ड कर लिए तो वो वेव फंक्शन का एक तरह का वो सॉल्यूशन हो गया, रिजल्ट हो गया, राइट। तो इसको डिटेल में और भी डिस्कस करते हैं यहाँ पर, किस तरह से नॉर्मलाइज करते हैं किसी वेव फंक्शन को। इसको आपको सीखना जरूरी है। एक हम प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे और एक आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए और एक्स्ट्रा दिया जाएगा, राइट। तो यहाँ पर स्क्रीन पे मैं आपको रिप्रेजेंट करता हूँ, न्यूमेरिकल भी है इवन। तो हमारे पास यहाँ पर दो वेव फंक्शन कोई कंसिडर कर लिए, साई आई एंड साई जे, that is two different wave functions, both of which are the solution of the Schrodinger equation for a given particle. किसी पार्टिकल के लिए, पार्टिकल यहाँ पर कोई भी क्वांटम पार्टिकल हो सकता है, उस पार्टिकल के साथ जो वेव फंक्शन है उसका वेव फंक्शन का श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन है साई आई एंड साई जे, राइट। सो देन these wave functions will be normalized। अगर वो सॉल्यूशन है तो वेव फंक्शन क्या होना चाहिए, नॉर्मलाइज्ड है। अगर वो नॉर्मलाइज्ड है कोई वेव फंक्शन, देन हम ये कह सकते हैं कि वो वेव फंक्शन उस वेव फंक्शन का सॉल्यूशन था, ये जो वेव फंक्शन था उसका वो सॉल्यूशन था, जो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई आई स्टार डी टाउ इज इक्वल टू 1। प्रीवियस जो नॉर्मलाइजेशन का कंडीशन था, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ये लिमिट हो गया, इंटीग्रेट कर रहे हैं, और जो हमारे पास जो फंक्शन था उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दिए, पूरे स्पेस में हमने इंटीग्रेट कर दिए, एंड दैट मस्ट बी इक्विवेलेंट टू 1 बिकॉज द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग द पार्टिकल दैट मस्ट बी फाइनाइट, राइट। तो दूसरे वे फर्स्ट फंक्शन के लिए हो गया, सेकंड फंक्शन के लिए साई जे स्टार डी टाउ इज इक्वल टू 1, सेम एज इट इज लिख लिए, राइट। In most cases the resultant of integration, this psi star d tau is equal to some constant। हम लोग इसको एज्यूम कर लेते हैं, ये आप जो यहाँ बातें कही गई है एग्जांपल से हम कह सकते हैं कि किसी भी इंटीग्रेशन का, देखो फाइनाइट इंटीग्रेशन है क्योंकि यहाँ पर हमें लिमिट प्रोवाइड कर दिया गया। आपको मालूम है कि किसी भी फंक्शन का, फॉर एग्जांपल ये सिंपल एक्स स्क्वायर कोई फंक्शन है, इसको आपने इंटीग्रेट कर दिए, तो ये तो अभी इसमें लिमिट नहीं है, ये फाइनाइट इंटीग्रेशन नहीं है। फाइनाइट कब हो जाएगा, जब यहाँ पर हमने इसको माइनस ए टू बी लिमिट अप्लाई कर दी है। यहाँ लिमिट अगर अप्लाई कर दिए दैट मीन्स कि ये कोई ना कोई फिक्स वैल्यू आपको प्रोवाइड करके देगा, तो उस फिक्स वैल्यू को हमने एन यहाँ पर एज्यूम कर दिए, राइट। हर एक इंटीग्रेशन में किसी भी वेव फंक्शन को आप इंटीग्रेट करोगे तो उसका जो रिजल्टेंट होगा दैट विल गिव यू सम कांस्टेंट, राइट। तो उस कांस्टेंट को हमने एन यहाँ पर एज्यूम कर लिया। बाकी ये जस्ट मैनिपुलेशन है, दैट मींस मैथमेटिक्स को जस्ट एडजस्ट किया गया है। तो n को यहाँ पर एज इट इज लिख लिया 1/n, ये एज इट इज फंक्शन लिखा है तो यहाँ पर तो 1 आएगा, राइट।
अगर ये क्रॉस मल्टीप्लाई करें यहाँ पर तो ये एज इट इज ऊपर वाली इक्वेशन बन जानी है, राइट। अब इस 1/n को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी 1/√n साई ब्रैकेट 1/√n साई स्टार डी टाउ इज इक्वल टू 1। ये तो स्पेस तो फिक्स रहना है, राइट हैंड साइड में वैल्यू भी फिक्स रहना है। 1/n को हमने 1/√n लिख लिए, 1/√n 1/√n n ही रहना है। बट इससे हमारा एक कॉन्सेप्ट बन गया कि जो प्रीवियस जो फंक्शन था साई और अपॉन में आ गया √n और यहाँ पर साई स्टार अपॉन में आ गया √n, तो इसका एक सिग्निफिकेंस है। दिस 1/√n इज दैट इज नोन एज नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। एक क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, तो यहाँ से आप इसको इस वेव इक्वेशन से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट। So the function psi upon √n is known as the normalized function, or you can say normalized wave function. The normalized function is also the solution of the wave function, just like the unnormalized wave function, right? Unnormalized wave function के solution के जैसे हम इसको treat कर सकते हैं कि this is the solution of अननॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, या फिर हमने शुरू में ही यहाँ पर कह दिया कि दिस साई आई एंड साई जे आर द टू वेव फंक्शन एंड दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ द श्रोडिंगर इक्वेशन, राइट। तो इसलिए हमने नॉर्मलाइजेशन का यहाँ पर कंडीशन अप्लाई किया। नॉर्मलाइजेशन का कंडीशन ये है, राइट। तो ये रही बात यहाँ पर कि नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन क्या होता है। नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन वो होते हैं जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, राइट। नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट क्या होते हैं, इस इक्वेशंस को आप इसको अगर मान लीजिए कि 3 मार्क्स में पूछा जाता है या 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो शुरू से लेकर के लास्ट तक बताना है यहाँ तक, राइट। अगर 1 और 2 मार्क्स में पूछा जाता है तो आप इक्वेशन लिख करके यहाँ पर एक कांस्टेंट को आप बोल सकते हैं कि दिस 1/√n इज द नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। इवन आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो इन फ्यूचर भी एक कॉन्सेप्ट आपके स्टडी में यूज होगा, ये अलग से आप लिख सकते हैं कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है, राइट। तो यहाँ पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हम साई आई साई जे बोल रहे थे तो वहां उसकी जगह हमने साई वन और साई टी वन साई आई साई जे भी बोल सकते हैं, एंड दैट आर द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। Then the linear combination of psi1 and psi2 is also the solution of the Schrodinger equation, right? Linear combination of, ये आप ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट जो यूनिट चैप्टर है उसमें ये कॉन्सेप्ट हम डायरेक्ट यूज करेंगे कि the solution of Schrodinger equation is the linear combination of the two wave function psi1 and psi2, right? उसका कोई ना कोई एक प्रोडक्ट होगा, उसका एक कांस्टेंट टर्म होगा एंड psi1 psi2 उसका सॉल्यूशन हो गया, दैट इज द लीनियर कॉम्बिनेशन। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं c1 psi1 plus c2 psi2 भी लिखते हैं। आइए क्लासेस के बुक में आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर ये कांस्टेंट आप a1 a2 कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं, a1 a2 b1 b2 या c1 c2, ये जस्ट कांस्टेंट है, राइट। तो इस कांस्टेंट के आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं, राइट। तो इसका कोई बॉडरेशन ऐसा नहीं है कि हमें ये लेना है या c1 c2 लेना है, राइट। सो ये इसको हम कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अगर आपको ध्यान होगा कि आपने +2 में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कई जगह पढ़ रखे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ा, आपने सेकेंड यूनिट में भी मैग्नेटिक फील्ड वाला चैप्टर में भी पढ़ा, राइट। इवन इंटरफेरेंस ऑप्टिक्स में भी पढ़ रखे हैं। थ्रू आउट मतलब स्टडी आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को स्टडी करे हैं और करेंगे इन फ्यूचर, अभी करना भी पड़ता है। तो आप वहां भी आप इमेजिन कर सकते हैं कि वहां पर आप क्या पढ़े थे कि y = y1 + y2। सॉरी मैं सही लिख दिया, बेटे अनम्यूट ना करो, म्यूट रखो। y = y1 + y2। तो ये उसी तरह से है कि फर्स्ट वेव फंक्शन का एम्पलीट्यूड, राइट, एंड दैट इज द सम ऑफ सेकंड वेव फंक्शन का एम्पलीट्यूड, यहाँ पर सम कर दिया। रिजल्टेंट टू वेव फंक्शंस की जो रिजल्टेंट वेव फंक्शन होगा दैट इज द सम ऑफ द टू वेव फंक्शन एंड द मल्टीप्लाइड बाय सम कांस्टेंट्स, राइट। तो दैट इज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल।
तो याद रखिएगा कि किसी भी वेव फंक्शन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना हो तो हमें दो वेव फंक्शन इस तरह से कंसीडर कर सकते हैं और उसको लीनियर कॉम्बिनेशन के टर्म में हम उसको लिख सकते हैं, दैट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, राइट। तो हम लोग एक रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कि वाकई में किस तरह से किसी वेव फंक्शन को हम नॉर्मलाइज कर सकते हैं, राइट, और उसका क्या सिग्निफिकेंस है ओवरऑल, है ना। नॉर्मलाइज्ड का मतलब का उसका सिग्निफिकेंस क्या है, राइट। तो प्रॉब्लम से और भी क्लियर हो जाना है तो यहाँ पर ये एग्जांपल है, आप लोग नोट कर सकते हैं कि अ पार्टिकल इज मूविंग इन वन डायमेंशन बॉक्स ऑफ लेंथ ए। इवन हम कई सारे इसमें रेक्टेंगुलर पोटेंशियल, स्क्वायर वेल पोटेंशियल, है ना, पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, ये सारे डेरिवेशन डिटेल में करने हैं। इसके लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस की स्टडी करने हैं कि उसके साथ वेव का नेचर कैसा होगा, पार्टिकल अगर किसी बॉक्स में होगा या रेक्टेंगुलर बॉक्स में होगा या स्क्वायर पोटेंशियल वेव में होगा, राइट। तो एक क्वेश्चन है कि पार्टिकल इज मूविंग इन वन डायमेंशनल बॉक्स ऑफ लेंथ ए, ये 0 है जी और ये ए है, वन डायमेंशनल बॉक्स है, राइट। तो इस बॉक्स में पार्टिकल एक्स एक्सिस में प्रोपेगेट हो रहा है। its wave function is because every material particle associated with a wave and that wave is called de Broglie wave, and that wave is treated as a wave packet, group of wave. It is not a single wave frame, it is a group of wave that is called wave packet, right। तो उस वेव फंक्शन को यहाँ पर रिप्रेजेंट है कि यहाँ पर जो पार्टिकल है उसके साथ जो वेव एसोसिएटेड है उसका वेव फंक्शन है साई एक्स इज इक्वल टू ए साइन पाई एक्स अपॉन ए, और इसका जो लिमिट है दैट इज एक्स ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन ए इज इक्वल टू, ये इसका रीजन है कि इस रीजन में ही ये वेव फंक्शन एग्जिस्ट करता है, ये लिखना था। और साई एक्स this psi x is equal to 0 outside this region, इस वन डायमेंशनल बॉक्स के आउटसाइड, इधर पार्टिकल एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इधर पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इधर वेव फंक्शन क्या होगा, वेव फंक्शन 0 होगा, राइट। इस बॉक्स के इनसाइड में ही पार्टिकल एग्जिस्ट करता है, इसलिए इसका रीजन यहाँ पर और इस वेव फंक्शन को रिप्रेजेंटेड है। और इसके बाहर जो वेव फंक्शन नहीं एग्जिस्ट करेगा क्योंकि पार्टिकल नहीं एग्जिस्ट करेगा तो वेव फंक्शन भी उसका 0 होगा। तो क्वेश्चन बोला है कि नॉर्मलाइज दिस वेव फंक्शन, नॉर्मलाइज दिस फंक्शन। तो हमें मालूम है सिंपल सा फॉर्मूला कि किसी भी वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज करना है तो नॉर्मलाइजेशन का कंडीशन आप अप्लाई कर लेते हैं कि इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी साई साई स्टार dx is equal to 1, right, that is the normalization condition. So the given wave function is in the region is this one, ये आपको क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है, इसको बहुत डिटेल में जो लिखा है यहाँ पर मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ। इससे मैं स्कैन करके इससे इसलिए ए टू जेड सारे पॉइंट्स आप लोगों से डिस्कस करता हूँ सो दैट कि मेरे को टाइम सफिशिएंट मिल जाएगा एक्सप्लेनेशन के लिए, राइट। और अगर मैं ब्रीफ कर दूं तो आप लोग और उसमें ब्रीफ करोगे, एग्जामिनेशन टाइम वो 10% 5% रह जाना वो इन्फॉर्मेशन। तो अभी जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे एग्जामिनेशन टाइम थोड़ा ज़्यादा बना रहेगा, राइट। तो इस मोटो से हम लोग इससे स्कैन कॉपी से पढ़ रहे हैं, बुक के स्कैन कॉपी से, राइट। अगर किसी को इशू हो तो आप लोग बॉदर कर सकते हैं, डिफरेंट अगर कोई प्रॉब्लम हो, राइट। तो ये हमारे पास फंक्शन का नॉर्मलाइजेशन का कंडीशन है, दैट इज इसका लिमिट हमने लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट ए है, राइट। ये जो बताया था साई स्टार एक्स एंड साई एक्स dx इज इक्वल टू 1, ये हमारा जो स्पेस है दैट इज वन डायमेंशनल स्पेस है, तो dx केवल लेंगे क्योंकि जो कंडीशन था वो डी टाउ था, डी टाउ इज इक्वल टू डी एक्स dy और dz। तो 1d के लिए हम केवल dx लेंगे, 2d के लिए dy dx दोनों ले लेंगे, 3d के लिए d टाउ ले लेंगे डायरेक्ट, राइट। तो 1d के लिए तो वेव फंक्शन, इस वेव फंक्शंस को तो हम डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, बेसिकली हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन 0 to a कैलकुलेट कर रहे हैं एंड दैट मस्ट बी इक्विवेलेंट टू 1। तो प्रोबेबिलिटी हम कब फाइंड आउट कर सकते हैं, जब प्रोबेबिलिटी हमें ये भी मालूम है कि वो रियल होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। तो वेव फंक्शन क्योंकि कॉम्प्लेक्स होता है तो वेव फंक्शन के कॉम्प्लेक्स से तो हम कुछ कैलकुलेट कर नहीं सकते हैं, उसे हमें रियल करना पड़ेगा। तो रियल के लिए हमने उसके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें रियल प्रोवाइड कर देगा, फिर हम उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो जो हमारे पास वेव फंक्शन था, राइट, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो इसका साई स्टार भी सेम ही रहना है, राइट।
तो ये हो गया, क्योंकि यहाँ पर आयोटा नहीं है, इमेजिनरी टर्म नहीं है, राइट, बट दिस इज ए पीरियोडिक वेव फंक्शन, राइट। तो ये आप देख सकते हैं a इंटू ए मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर हो गया, 0 टू ए लिमिट लगा दिया, और इसको जब डबल मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एट साइन स्क्वायर पाई एक्स अपॉन ए हो जाएगा, डी एक्स इक्वल टू 1, राइट। अब यहाँ पर ये साइन स्क्वायर पाई एक्स अपॉन ए की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ये क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज cos 2a, मैथमेटिक्स का मैं पढ़ रखे हैं आपने ट्रिग्नोमेट्री में, cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, राइट। पेन टैबलेट में मेरी ज़्यादा हैंड राइटिंग अच्छी नहीं बन पाती है, अभी प्रैक्टिस ही करे जा रहे हैं। तो यहाँ से आप साइन स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करें, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 2। तो यही वो फॉर्मूला यूज किया गया है, 1 माइनस कॉस 2a, 1 माइनस कॉस ए की जगह कितना है, पाई एक्स अपॉन ए है, ए की जगह पाई एक्स अपॉन ए है, तो 2a हो गया था 2 पाई एक्स अपॉन ए अपॉन 2, राइट। तो ये आइडेंटिटी याद रखिएगा, यदि नया भी होगा आप लोग को, राइट। तो ये मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर अपॉन 2 बाहर कॉमन कर लिए, और इसको दो फंक्शन है dx से मल्टीप्लाई कर लिए, एक ये फंक्शन हो गया, फिर अपन इंडिविजुअल इसको इंटीग्रेट कर देंगे, राइट। तो ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा dx इंटीग्रेशन सेम चीज, राइट। ये स्क्वायर अपॉन 2 टोटल फंक्शन से बाहर कॉमन हो गया, राइट। 0 टू a cos 2 पाई एक्स अपॉन a dx इज इक्वल टू 1, राइट हैंड साइड में एज इट इज बने रहना है। तो ये सारा इंटीग्रेशन आपको बहुत इजीली आते हैं, dx का क्या हो जाएगा, x इंटीग्रेशन हो जाएगा, लिमिट a है तो वो जस्ट a रह जाएगा, राइट। और इसको फिर इंटीग्रेट कर लेते हैं, इंटीग्रेशन इसका क्या हो जाएगा, cos 2 पाई एक्स अपॉन a का जस्ट sin 2 पाई एक्स अपॉन a, और अपॉन में आ जाएगा एंगल, दैट मीन्स 2 पाई एक्स अपॉन a। तो x की जगह, क्योंकि हम x का भी कर रहे हैं, यहाँ पर मैं रिप्रेजेंट भी करता हूँ, नेक्स्ट पेज पे आप चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर दिया गया है, राइट। ए स्क्वायर अपॉन 2 कॉमन है, x x हो गया फर्स्ट टर्म का इंटीग्रेशन, और ये सेकंड टर्म का, राइट। एंड ये एज इट इज इसका जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो दैट विल गिव यू a, और सेकंड टर्म का यहाँ पर a रखेंगे, ये तो बाहर कॉमन कर दो, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो sin 2 पाई रह जाएगा, sin 2 पाई दैट इज इक्विवेलेंट टू 0, राइट। तो ये सेकंड टर्म 0 के इक्विवेलेंट हो गया, यहाँ पर a आ गया, एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू 1। तो a स्क्वायर स्मॉल a अपॉन 2 इक्वल टू 1। तो यहाँ से a की वैल्यू आ गया, ये क्या था, क्योंकि वो फंक्शन हमने जो साई इज इक्वल टू a इक्वेशन था, और साइन पाई एक्स अपॉन ए, यहाँ पर अभी हमें एक कांस्टेंट टर्म है, इसका फाइनाइट वैल्यू हमें नहीं मालूम है। फाइनाइट वैल्यू अगर इस रीजन में पता चल जाए कि x लेस देन a ग्रेटर देन 0, तो इस रीजन में इस a की वैल्यू नहीं मालूम है या नोन है, तो अगर इसकी वैल्यू हम पता कर लेंगे या इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, देन दिस वेव फंक्शन इज नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, क्योंकि हमें मालूम है कि साई अपॉन उस कांस्टेंट की वैल्यू जो उसके साथ है वेव फंक्शन में कैलकुलेट कर लें, so that will be the normalized wave function or the solution of the Schrodinger wave equation, right। तो a की वैल्यू हमारे पास 2 अपॉन a आ गया अंडर रूट में, राइट। इस a की वैल्यू हमने फर्स्ट इक्वेशन जो क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है उसको हम उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारे पास जो वेव इक्वेशन आएगा दैट विल बी दिस, psi x is equal to 2 upon a the root में sin pi x upon a, this is the normalized wave function, right। this is the normalized wave function, क्योंकि इस कांस्टेंट को, इस वेव फंक्शन को हमने नॉर्मलाइज कर दिया, इसको जो कंडीशन था नॉर्मलाइजेशन का उसको सेटिस्फाई करा, राइट। तो एक प्रॉब्लम आप लोग नोट कर लीजिए अपने रजिस्टर पे, इवन स्क्रीनशॉट ले लें इसको, और इसको बाद में सॉल्व करके कल मैं आप लोगों से इसका आंसर पूछूंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये सब। देखो इन फ्यूचर भी कंपटीशन में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और आपके एग्जामिनेशंस में भी आ सकते हैं, राइट।
देखिए नेक्स्ट, अ पार्टिकल इज डिस्क्राइब बाय अ वेव फंक्शन। किसी भी पार्टिकल को हम किसी पार्टिकुलर वेव फंक्शन से ही डिस्क्राइब कर सकते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, राइट। तो दैट वेव फंक्शन इज psi x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, राइट। और उसका लिमिट दिया है x लेस देन 1 ग्रेटर देन 0, राइट। इस रीजन में ये psi x एग्जिस्ट करता है, बाकी रीजन में psi x 0 होगा। So find the probability of finding a particle in region x less than 1/2 greater than 0। इस रीजन में आप बताना है कि पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, राइट। तो इसको आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा, राइट। ये पार्टिकल के, तो एक पार्टिकल है जिसका वेव फंक्शन psi x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर है। इस रीजन में तो एग्जिस्ट करता ही है, बट इस रीजन में उस पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो सेम कॉन्सेप्ट से इसका आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं।